नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर आइज कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं इनफैक्ट एचसीएस 2020 के लिए जो 2021 में एग्जाम होना है। 145 पोस्ट है, 48 एसडीएम की पोस्ट है। तो जैसे 2020 आपका साल बहुत खराब गया था कोरोना की वजह से और भी बहुत सारे रीजन थे, उतना ही शानदार 2021 हो सकता है अगर आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। उस केस में नया बैच, ऑनलाइन बैच 19 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहा है। इस प्रेजेंटेशन में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, पूरी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी एचसीएस से रिलेटेड। कौन सा इसका पैटर्न होता है, क्या पैटर्न होता है, कौन एलिजिबल होता है, कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हैं अगर सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो पूरी जानकारी इसमें दी जाएगी। आखिर तक इस प्रेजेंटेशन को जरूर देखें, ये इसके लिए पहली कंडीशन है कि आखिर तक जरूर देखें, जिससे आपको बहुत सारी चीजों का पता चले। जैसा आप जानते हैं कि ये एक इंटरनल नोटिफिकेशन है, इंटरनल एक सर्कुलर है जो कि हरियाणा सरकार द्वारा चीफ सेक्रेटरी द्वारा एचपीएससी को लिखा गया, जिसमें कि उन्होंने बताया कि इतनी वैकेंसी है, आपको एग्जाम कंडक्ट करवाना है एचपीएससी को। और ये एग्जाम से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी रिलीज हो सकता है जनवरी के आखिर में हो, फरवरी में हो सकता है मार्च में भी हो। कुल मिलाकर अगले 4-5-6 महीने में ये एग्जाम होना है। इसके लिए आपको अभी से तैयारी कर लेनी है, क्योंकि 48 एसडीएम की वैकेंसी है, 7 डीएसपी की वैकेंसी और बहुत शानदार वैकेंसी है। इतनी ज्यादा वैकेंसी है, वो आपके लिए 2021 का साल बहुत शानदार कर सकती है। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, baljeetdhaka.com, ये फ्रंटियर आइज की वेबसाइट है। वहां पे आपको हर तरह की गाइडेंस, स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है। और भी बहुत सारी आने वाले टाइम में चीजें हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं। सर, आप एचसीएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आरएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसी की तैयारी कर रहे हो या एमपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यहां पे हम बात कर रहे हैं एचसीएस से रिलेटेड। तो एचसीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जितने उसका सिलेबस है, आने वाले टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी इसको आपको मिल जाएंगे, भले ही वो मेंस के राइटिंग से रिलेटेड हो। मेंस से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं, पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा जो एचसीएस के लिए रेलेवेंट है टॉपिक वाइज। इसके अलावा गाइडेंस वीडियो अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा 7-8 वीडियो है, वो डिटेल में बनाए हुए हैं, चाहे वो सी सेट से रिलेटेड हो, जीएस से रिलेटेड हो, मेन से रिलेटेड हो, हिंदी से रिलेटेड हो, इंग्लिश से रिलेटेड हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है और आने वाले टाइम में ये आपके लिए एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो सब कुछ प्रोवाइड आपको यहाँ पे होगा। आपको इसके अलावा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, जहां पे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। ये गाइडेंस के रिलेटेड वीडियो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो सारे देखो यहाँ पे 7-8 नहीं, काफी वीडियो आपको मिलेगी, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कि किस तरह के क्वेश्चन एचसीएस में पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लेता है तो ऐसे ही अगर जीएस मेंस का वो किस तरह का पेपर आता है, किस सेक्शन से कितना आता है, हिंदी का पेपर कितना आता है, सी सेट में मैथ से कितना आता है, रीजनिंग से रिलेटेड कितना आता है, कॉम्प्रिहेंशन कितना आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे जीएस से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस प्रेजेंटेशन में इस जो वीडियो है इसमें आपको मिल जाएगी। तो इसके अलावा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी बहुत चीजें हो सकती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर पहले सी सेट है, सी सेट पहले मेरिट में काउंट होता था, अब वो क्वालिफाइंग है। तो यहां पे मतलब यह निकलता है कि आपको हो सकता है सी सेट पे इतनी मेहनत न करनी पड़े जितनी पहले करनी पड़ रही थी, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। लेकिन इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम आगे इस पे बात करेंगे। जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है एचसीएस की, चाहे वो वर्किंग हो, हाउसवाइफ हो या किसी दूसरे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, इमीडिएटली उसको स्टार्ट कर देनी चाहिए। देर आए दुरुस्त आए। हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट है जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में कोई एचसीएस की किसने मेंस लिखा, इंटरव्यू दिया पिछली बार, उनको थोड़ी सी बढ़त हो सकती है, लेकिन उनके साथ में कंपीट अभी भी किया जा सकता है, समय है। इसलिए इमीडिएटली एक्शन लेने की आवश्यकता है, इमीडिएटली स्टार्ट करने की आवश्यकता है। आप फटाफट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आप अगर अभी से स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बाद में स्टार्ट करेंगे, कोई एग्जाम के टाइम में कोई एडमिट कार्ड आ जाता है
उस टाइम में स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, आपको एडवांटेज क्या मिलता है कि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे दूसरों की तुलना में। रिवीजन आप ज्यादा बार कर सकते हैं क्योंकि अगर आपका सिलेबस कवर है, इस कंपटीशन के एग्जाम में आपको ज्यादा चीजें मुश्किल नहीं नजर आएगी। लेकिन क्योंकि कंपटीशन है, आपको बहुत सारे लोगों के साथ फाइट करनी है, तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो बच्चा ज्यादा रिवीजन करने की क्षमता रखेगा, इस बात को समझेगा, उसके उतने ही चांसेस ज्यादा बेटर हो जाएंगे एग्जाम क्वालिफाई करने के। ज्यादा बेटर ढंग से टाइम मैनेज किया जा सकता है अगर आप इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस को कवर करने में ज्यादा समय है अभी। आप प्रीलिम्स, मेंस और हिंदी, इंग्लिश सारी चीजों का कवर कर सकते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो, इस एग्जाम की सबसे बड़ी चीज दो चीजों पे आपका घूमेगा, ये कितनी आप रिवीजन कर पाते हैं और दूसरी बात क्या है कि आप प्रैक्टिस कितनी कर पाते हैं। जितने ज्यादा एमसीक्यू करेंगे और मेंस के लिए जितना आप लिखेंगे, उतनी संभावना आपकी बढ़ती जाएगी। कम से कम आपको 25-30 हजार क्वेश्चन है जीएस के कर लेने चाहिए, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब एमसीक्यू करते हैं तो वो रिवीजन एक ज्यादा बेटर ढंग तरीके से हो जाता है। अब मैं थोड़ा बता देता हूं, जो नए हैं जिनको आइडिया नहीं है कि एचएस का एग्जाम क्या होता है। देखो, ये जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है, आईएएस आईपीएस बनते हैं, वैसे ही जो स्टेट होता है उसका सबसे बड़ा एग्जाम होता है, उसकी सिविल सर्विसेज होती है, हरियाणा सिविल सर्विसेज। ये एग्जाम एचपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसमें एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार जैसे ईटीओ वगैरह ये बड़ी पोस्ट शामिल होती है। दूसरे शब्दों में अगर आप बोलें तो हरियाणा की जो टॉप पोस्ट है वो एचएस होते हैं, लाल बत्ती की गाड़ी वाले ये पोस्ट होती है। कौन तैयारी कर सकता है? क्या इसके लिए कोई एक्सपीरियंस चाहिए? नहीं, कोई भी इसके लिए तैयारी कर सकता है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए उसकी। इसके अलावा क्या है कि 21 से 42 साल अगर जनरल कैटेगरी का है तो वो इसमें फिट बैठेगा, वो एग्जाम की तैयारी कर सकता है, दे सकता है एग्जाम। जो एससी ओबीसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं उनको रिलैक्सेशन होती है, जैसे कि 5 साल 3 साल एज पर गवर्नमेंट रूल्स। दूसरे स्टेट के जो हरियाणा, राजस्थान है, यूपी है, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। कोई भी दे सकता है इंडिया से। फर्क क्या होता है कि जो हरियाणा से रिलेटेड होता है, अगर मान लो ओबीसी है तो वो ओबीसी में काउंट होगा, लेकिन अगर बाहर से है तो ओबीसी में काउंट नहीं होगा, जनरल कैटेगरी में काउंट होगा। तो एग्जाम कोई भी दे सकता है, अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट क्या है इसकी? एज लिमिट क्या है? जैसे मैंने आपको बताया 21 से 42 साल होती है जनरल कैटेगरी की। उसके बाद में रिलैक्सेशन होती है एज पर रिक्वायरमेंट 3 साल 5 साल, या जो जैसे कि एक्स सर्विसमैन होता है। जो कैटेगरी है पूरी डिटेल एज से रिलेटेड कि किसको कितनी रिलैक्सेशन मिलती है, वो हमारी वेबसाइट पे baljiDhaka.com, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। वहां पे पूरा जो प्रोस्पेक्टस का उसको समझाया गया है स्क्रीनशॉट काट कर कि ये उसमें लिखा हुआ था। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए क्या है। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप बीए, चाहे आप बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, बीडीएस हो, एमबीबीएस हो, बीबीए हो, होटल मैनेजमेंट हो, ग्रेजुएशन बीसीए हो, आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो, लेकिन वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रीम हो, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और वो पास हो गया हो 1/1/2021 को, वो पास हो जाना चाहिए। मतलब कि उसकी रिजल्ट आ जाना चाहिए। कितने बार ये एग्जाम दे सकते हैं? ये कितनी बार भी दे सकते हैं। जैसे आईएएस होता है 6 अटेम्प्ट होते हैं, 9 अटेम्प्ट होते हैं ओबीसी के लिए, एससी के लिए कोई वहां पे लिमिट नहीं है, एज लिमिट होती है। ऐसे ही एचएस के लिए कोई सीमा नहीं है, आप बार बार एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम कब और कहां पे होता है? एग्जाम ये हरियाणा में होता है। पंचकुला, चंडीगढ़, करनाल, जितने भी हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है वहां कहीं पे भी ये एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जा सकता है। बाहर इसका एग्जाम नहीं होगा। क्या ये हर साल एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है? ज्यादातर पीसीस आज के टाइम में हर साल कंडक्ट करा रहे हैं। आने वाले टाइम हो सकता है हरियाणा भी हर साल कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर दे। एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो सीटी वगैरह हैं, केंद्र भी और राज्य सरकारें भी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट लेने की कोशिश कर रही है आने वाले टाइम में, लेकिन वो छोटे एग्जाम के लिए।
जो यूपीएससी है या एचपीएससी है, ये एक अलग टाइप के एग्जाम होते हैं, इनके साथ कोई लेना देना नहीं है कॉमन इंट्रेंस एग्जामिनेशन का। वो छोटे एग्जाम होते हैं जैसे पटवारी, ग्राम सचिव, पुलिस, इस तरह के एग्जाम की बात होती है वो, या ऐसे एसएससी की बात होती है तो सीईटी की बात होती है। लेकिन यूपीएससी और एचसीएस ये अलग बड़े लेवल के एग्जाम है, ए ग्रेड की जॉब है। एग्जाम स्कीम क्या है? पहले प्रीलिम्स होगा, फिर उसके बाद में मेंस होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा। ये 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है। जो असल लड़ाई होती है ना, वो मेंस प्लस में इंटरव्यू से होती है। प्रीलिम्स बहुत ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई किया तो ये तो एग्जाम दे नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया लेकिन इसकी तैयारी नहीं है या इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए इन तीनों चीजों का ही आपको संज्ञान लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, जब आप तैयारी करते हैं प्रीलिम्स पे जरूरत से ज्यादा फोकस कर डालते हैं, पता ही नहीं होता कईयों को तो कि मेंस भी एग्जाम होगा, अगली स्टेज भी होती है क्या, या आगे इंटरव्यू भी होना है क्या। इन सारी स्टेप है उनको समझना, और जहां जहां रिक्वायर्ड हो कि इमीडिएटली कहां कहां स्टेप लिए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंटीग्रेटेड होती है, सिलेबस इंटीग्रेटेड होता है। तो वो समझ कर और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर उसको एनालाइज करते हुए आप अपनी स्ट्रेटजी को ज्यादा बेटर ढंग से बना सकते हैं। आगे भी वीडियो में इस मुद्दे पे मैं बताऊंगा मेंस के साथ में कैसे इंटीग्रेट करने, एक अलग से वीडियो भी आएगा स्पेशल, और इसमें भी आप समझने की कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के साथ कैसे, मतलब उसका पैटर्न क्या है। जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें 2 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स का मतलब कि जो पहली स्टेज है उसमें 2 पेपर होंगे। एक पेपर है वो है जनरल स्टडी का, और दूसरा पेपर है वो सीसेट का। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये पहले मेरिट में काउंट होता था, अब वो क्वालिफाइंग कर दिया गया है। इसमें अर्थमेटिक, एडवांस मैथ्स, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डिसीजन मेकिंग, मोटे शब्दों में अगर बोलें तो मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन, ये 3 पोर्शन होते हैं। जो बच्चा कॉम्प्रीहेंशन मैथ से है उसके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज हो जाता है। 33% इसमें स्कोर करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे हम देखते हैं यूपीएससी में कई बार बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं जीएस में, लेकिन सीसेट में क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। तो इसलिए इसमें भी आपको गंभीर रहना है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि ये तो आपका क्वालिफाई ना और इसमें सारा टाइम खराब कर ले। तो एक बैलेंस बनाना है, लेकिन इसको नजरअंदाज नहीं करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, इन्वायरमेंट, मिसलेनियस जीके, करंट अफेयर्स, हरियाणा जीके, और यहां पे था मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो यहां पे बात यह आ जाती है कि चीजें काफी ज्यादा है। जब चीजें काफी ज्यादा है उनको मैनेज करना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है, जो स्टूडेंट पहली बार तैयारी करेगा, उसके लिए चैलेंज क्या है, और बहुत सारे पहली बार में पहले अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई करते हैं, उनके लिए चैलेंज है कि वो बिना किसी टाइम वेस्टेज के तुरंत एक्शन लेना स्टार्ट करे और वो स्टडी मोड में आए, प्लानिंग बनाए, शेड्यूल बनाए, टेस्ट दे और एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा करे, तो वो दूसरों से जरूर उनसे आगे भी निकल सकते हैं। तो हिस्ट्री में क्या आता है? हिस्ट्री में 3 टाइप की हिस्ट्री, 3 टाइप की डेफिनेशन क्या है, जिसको कि मॉडर्न इंडिया भी बोलते हैं, एंशिएंट इंडिया और मिडेवल इंडिया। तो एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न इंडिया मतलब शुरू से लेकर आखिर तक हिस्ट्री। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, इन्वायरमेंट, मिसलेनियस जीके, करंट अफेयर्स, हरियाणा जीके। मिसलेनियस जीके का मतलब कि जैसे अवार्ड से रिलेटेड हो गया, साइंस टेक से रिलेटेड हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड बातें पूछ ली गई, तो इस तरह की चीजें। जैसे कि जो छोटे एग्जाम होते हैं, पटवारी या फिर ये ग्राम सचिव, पुलिस का एग्जाम, उसमें हरियाणा जीके का रोल थोड़ा ज्यादा होता है। यहां पे लगभग या तो नए के बराबर होता है या कम होता है रोल। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि वो हरियाणा जीके और करंट अफेयर्स पे शुरू से इतना फोकस कर देते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती में से एक होती है, क्योंकि मान लो करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, 3-4 घंटे डेली लगा रहे हैं, तो क्वेश्चन आने हैं 2 या 3 या 4, और वो क्या है कि अभी मान लो 4, 5, 6 महीने पड़े हैं। तो जो आप इतना ध्यान लगा रहे हैं, इतनी जरूरत से ज्यादा फोकस कर रहे हैं,
हो सकता है वो तब तक ओल्ड ही हो जाए जिसको आप करंट मान रहे हो। तो इसलिए समझकर आपको जो कोर सब्जेक्ट है उस पर अपनी एनर्जी ज्यादा लगानी है। ये वाली जो चीजें ये एक हफ्ते में किया जा सकता है और ये वाली चीजें वो आखिर में रखने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा जो मुद्दे हैं ना वो अखबार के जरिए आप आधा घंटा 1 घंटा वो लगा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। जैसे कि फार्म बिल को समझना हुआ या कोई एक्ट और आता है उसको समझना, तो उन पे आपकी कमांड रहनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आप 3-4 घंटे या 5-6 घंटे लगाए। मैंने देखा है कई बच्चे इसके प्रति करंट अफेयर्स हरियाणा जी के प्रति वो इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इतनी ज्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं कि इनको इनमें से कुछ नहीं आ रहा, वो कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेगा क्योंकि एक्चुअली में वो समझ नहीं रहे चीजों को। तो इस बात का जरूर ध्यान रख लेना, जो कोर सब्जेक्ट है उसमें बहुत तगड़ी कमांड हो और बाकी क्या है एज पर रिक्वायरमेंट आपको कहां पे कब फोकस करना है वो देख लेना है। स्पेशली जब इंटीग्रेट करते टाइम में भी आपसे मिस्टेक हो सकती है। मैं इस पे भी एक डिटेल में एनालिटिकल वीडियो बनाऊंगा प्रीलिम्स मेंस का इंटीग्रेशन, जिससे कि आप करंट का मतलब समझ जाएं कि ये जो रट्टे मारने वाली करंट अफेयर्स या 4-5 घंटे अखबार में वेस्ट करने वाली करंट अफेयर्स का क्या कोई सिग्निफिकेंस है तो कितना है, या उससे निपटा कैसे जा सकता है। आमतौर पर जो कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट कि पहला तो है वो सीसेट को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं क्वालिफाई है। लेकिन क्या क्वालिफाई हर बंदा कर लेगा आराम से? हो सकता है इंजीनियर हो, अच्छा लेवल हो, उसने एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी की हो सकता है वो कर ले। लेकिन जो नॉर्मल बच्चा होगा उसके लिए ये आसान नहीं होगा, उसको क्वालिफाइंग में भी जोर लगाना पड़ सकता है। उन स्टूडेंट्स की जिनकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है उनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। एक चीज ध्यान रखिए कि इंग्लिश से कई बच्चे भागते हैं, इंग्लिश से नफरत करते हैं, इससे आपका कोई भला नहीं होने वाला है। अगर आपको ऑफिसर बनना, आपको लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब चाहिए, आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, भागने से कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा है कि आप टाइम पे स्टार्ट नहीं करते, वेट करते रहते हैं, नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, एग्जाम का दिन, एग्जाम की डेट, फालतू की चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इमीडिएट स्टार्ट करते हुए सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हुए आपको लगातार और रिवीजन वाली तैयारी करते ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करने, हजारों में एमसीक्यू करने। आपको ज्यादातर इजी चीजों पे फोकस रखते हैं क्योंकि इजी समझ में आ जाती है जल्दी, आप खुश हो जाते हैं। लेकिन इससे होगा क्या? फायदा तो नहीं हुआ ना, आपने अपना टाइम वेस्ट कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पहले बताया कि हरियाणा जीके सारा दिन पढ़ रहे हैं, हरियाणा जीके 5-5 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे हरियाणा जीके, 4 घंटे करंट अफेयर्स। वो बंदा कंपटीशन में नहीं है। हरियाणा जीके मान लो 5 क्वेश्चन आ गया, 6 क्वेश्चन आ गए 100 में से, और वो सबको आ रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ फिर? और वो ऐसे ही होता है। तो सोच समझकर आपको अपना दिमाग लगाना कि कहां पे, पता चला मैथ्स में फेल हो गए, इतने ध्यान दे दिया, या मतलब सी सेट में तो फेल हो गए, इस पे इतना जोर लगा रखा था आपने। आपको अपना बैलेंस करना है। और बैलेंस का पता कैसे चलेगा कि आप बैलेंस पढ़ाई कर रहे हैं? जब आप मॉक टेस्ट देते हैं ना, उस टाइम में आपको पता चलता है कि आप एक मॉक टेस्ट जो 100 क्वेश्चन होंगे इसमें सी सेट में, उसमें कितना कर पा रहे। अगर आपका 50% से ज्यादा स्कोर आ रहा है लगातार 4-5 मॉक में, इसका मतलब आप राइट डायरेक्शन में। अगर 50% नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या? रिस्क है आपका, क्योंकि कभी भी 33% नीचे आपकी गाड़ी लुढ़क सकती है। तो एक तो ये तरीका है जज करने का। यहां पे क्या तरीका है इस वाले फंडे का कि अगर आपके 100 क्वेश्चन में से 50 से नीचे करेक्ट हो रहे हैं, मतलब 50% भी स्कोर नहीं आ रहा है, तो ये चिंता का विषय हो जाना चाहिए। फिर आपको जो कोर सब्जेक्ट है उसमें बहुत ज्यादा दोबारा से अपनी स्ट्रेटजी को बनाने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करने की जरूरत है। ज्यादा एमसीक्यू करते हुए अगर आप करेंगे तो इस बात की भी संभावना हो जाएगी कि आप मॉक में भी अच्छा करेंगे, रियल एग्जाम में भी अच्छा कर लेंगे। तो टेस्टिंग इवैल्यूएशन असेसमेंट है, आपको एक डायरेक्शन देता है और ये आपको जो मेजर गलतियां होती है उससे अपने आप को बचा लेता है। अगर आप 70-80% स्कोर कर रहे हैं मान लो इसमें, इस वाले में, और यहां पे कर रहे हैं 20% स्कोर, तो ये इस बात का इंडिकेट है कि आप बहुत अच्छे जीएस में हो, लेकिन आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप सारा दिन एक ही चीज पढ़ रहे हो। क्या? जीएस पढ़ रहे हो। तो सारा दिन जीएस पढ़कर 70 लिया हो, 80 लिया हो, 100 भी लिया हो, कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि आपका यहां पे स्कोर सिर्फ 20% है। तो इसलिए टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, जजमेंट आपको पता तभी चलेगा कि आप किस दिशा में, कहां पे, कितने जा रहे हो। आपको यह भी देखना है कि आपके रियल कॉम्पिटिटर कौन है।
अब जो बच्चा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है वो इतने मेंस का एग्जाम देगा, इंटरव्यू देगा, वो उस एंगल से नहीं सोचेगा। लेकिन हो सकता है वो अप्लाई भी करे और उसको कुछ एक चीजें बहुत अच्छी तरीके से आ भी रही है, लेकिन वो एक्चुअली में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है या प्रीलिम्स दिया है या थोड़े बहुत रह गए हैं, एचएस का इंटरव्यू दिया, एचएस का मेंस दिया, या उनका थोड़ा स्ट्रॉन्ग आईक्यू है, मेहनत कर रहे हैं, लगातार फोकस के साथ में स्टडी कर रहे हैं, वो एक्चुअली में रियल कॉम्पिटिटर है। आपको उसी तरह से बनना है। राइटिंग प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि आपको ये काफी एग्जाम देने हैं, मतलब मेंस का एग्जाम, वो आगे बताऊंगा क्या क्या आता है उसमें। तो एक दिन में 2 एग्जाम होंगे, देख मान लो 3 घंटे का सुबह, 3 घंटे का शाम को, तो 6 घंटे की लगातार राइटिंग करना। कई बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने कि 10 साल हो गए होंगे राइटिंग की प्रैक्टिस किए हुए, वो कॉलेज में स्कूल में ही लिखते थे और वहां पे सीट भरते थे, लेकिन आज उसको दे दिया जाए तो उसका हाथ में दर्द हो जाएगा। तो न सिर्फ वो उसके लिए हार्डवर्क करने की आवश्यकता होती है राइटिंग की स्टेमिना बनाने के लिए, बल्कि क्वालिटी राइटिंग करना भी जरूरी है। नहीं पेज ही भरे जा रहे हैं, और वो अब थोड़ा थोड़ा, चाहे वो नोट्स बनाने के माध्यम से हो या आप आंसर राइटिंग जैसे कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो, जो टेस्ट सीरीज होती है मेंस की, अगर आप वो देते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेट भी करने की आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार इसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है कि आपने करंट पे जरूरत से ज्यादा ध्यान दे दिया फैक्चुअल के ऊपर, और आपके कोर सब्जेक्ट वो है ही नहीं, उस पर कमांड ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि आप प्रायोरिटी वाली जो चीज थी ना वो मिस कर गए। हो सकता है वो जो चीज कर रहे हो, मान लो करंट की, वो जरूरी थी, लेकिन वो प्रायोरिटी में उसका नंबर दूसरा था, तीसरा था, और आपको कुछ और करना था पहले। तो ये वाली चीज जरूर देख लेनी है कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या करना है, ये थोड़ा ध्यान में रख लेना। इंटीग्रेशन का मतलब सीधा साधा ये नहीं हो सकता कि आप 100% है वो टूट कर पड़ जाए मेंस के ऊपर, और आपको न तो पॉलिटी आ रही है, न हिस्ट्री आ रही है, न आ रहा है ज्योग्राफी। तो बैलेंस करते टाइम में भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो कब पता चलता है, वो जब आप टेस्ट देते हैं। आपने प्रीलिम्स का एक भी टेस्ट नहीं दिया मॉक, और पहले ही आप मानकर बैठे हैं कि आपका प्रीलिम क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसी संभावना इतनी नहीं है, इतना भी दूसरे लोग अच्छे खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, तो ये मैं हमेशा बोलता हूं कि हिंदी की बजाय आप इंग्लिश इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, बहुत काम आएगी। आप इंटरनेट से कोई चीज ढूंढते हैं, साइंस की चीजें करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, मेंस में लिखते हैं, सब जगह आपको इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल आएगा। मीडियम आप हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, लेकिन इंग्लिश को कमजोर न रहने दें, और ये आसानी के साथ इंप्रूव की जा सकती है। ये बस एक लोगों के दिमाग में एक डर बैठा हुआ कि इंग्लिश नहीं आती उसको, क्योंकि उसने कोशिश नहीं की, आएगी कहां से। वरना तो आज के टाइम में 4वीं 5वीं क्लास के बच्चे को अच्छी अंग्रेजी आती है, तो क्या जो एसडीएम बनना चाहता है, ऑफिसर बनना चाहता है, उसको नहीं आनी चाहिए? जो 4वीं 5वीं क्लास के बच्चे को आ सकती है तो उसको भी आ सकती है। बस शर्त है कि वो कोशिश करे, दिमाग को ओपन रखे। अब हम चलते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम के ऊपर, और प्रीलिम्स का एग्जाम है, उसमें 2 पेपर है, वो एक जनरल स्टडी का और एक सीसेट का भी। इसके कितने कितने क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, नहीं होती है, होती है तो कितनी होती है। तो जो जनरल स्टडी का 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और 100 नंबर का पेपर होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सीसेट है, 100 क्वेश्चन इसके होंगे, और ये यहां पे 100 नंबर का होगा। यूपीएससी में थोड़ा उल्टा होता है, 100 क्वेश्चन 200 नंबर के और 80 क्वेश्चन 200 नंबर के। लेकिन यहां पे आपको एससीएस का बता रहा हूं, यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी की प्रेजेंटेशन में होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब कि ओएमआर जो सीट आती है इस तरह से, वहां पे गोले भरने वाले, और जो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ढूंढ कर लिखना है कि कौन सा करेक्ट है, वो वाले। ये पेपर भी 2 घंटे का होगा, और ये भी 2 घंटे का होगा। एक दिन में सुबह शाम, सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे, एक दिन में निपट जाएगा एक काम। अगर आप गलत कर देते हैं कोई क्वेश्चन तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए हैं तो उसको भरपाई के लिए एक क्वेश्चन करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके 4 क्वेश्चन के हिसाब से 1 नंबर गया, और 1 नंबर फिर कमाने के लिए 4 क्वेश्चन गलत, 1 ठीक करना पड़ेगा, तो आपका 0 स्कोर होगा। एचएस मेंस का पैटर्न देख लेते हैं। हमने एचएस प्रीलिम्स की बात की, उसका देखा कि 2 पेपर थे, दोनों में क्या क्या आता है। हिस्ट्री में क्या आता है, उसके लिए आपको फिर दोबारा से आप हमारी वेबसाइट पे जाकर आपको ये देखना है कि हिस्ट्री में जो क्वेश्चन है वो कौन से थे, उसका वीडियो अलग से बनाया हुआ है। एचएस मेंस और न्यू पैटर्न, ये देखिए क्या है कि हिंदी का पेपर 100 नंबर का, और इंग्लिश का 100 नंबर का, जनरल स्टडी का 200 नंबर, और ऑप्शनल के 200 नंबर।
पहले 2 ऑप्शनल होते थे, अब 1 ऑप्शनल है। पहले जनरल स्टडी का 100 नंबर का होता था, अब 200 नंबर का है। ये वाली जो ऑफिशियल जानकारी है आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगी, जो कि लिंक है किसके, जो ऑफिशियल कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हुआ उसका। क्योंकि कई बच्चे कई वेबसाइट पे हो सकता है उनको 2 पेपर मिले, लेकिन एक्चुअल में एक हो सकता है, उनको अपडेट करने की आवश्यकता हो। तो ये जो 600 नंबर का पेपर है मेंस का, ये असल में लड़ाई यहीं पे होनी है। प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर दिया, कोई जरूरी नहीं है मेंस में अच्छा स्कोर आए। 2 अलग अलग टाइप के एग्जाम है। यहां पे सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, हर पेपर 3 घंटे का होता है, लिखने वाला। ये एमसीक्यू नहीं है, ये क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े लिखने वाले होते हैं। ऐसे इंग्लिश में लिखने वाले, जनरल स्टडी लिखने वाले, काफी बड़े पेपर होता है ये, और उसमें 200 नंबर का होगा, और ये लिखने वाला होता है, एमसीक्यू नहीं होता। ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है जो ग्रेजुएशन बेस पे होता है, लेवल जिसका स्टैंडर्ड होता है। आपके ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट हो, फॉर एग्जांपल आपने मेडिकल से बीएससी कर रखी है, आपके पास थे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, या नॉन मेडिकल से कर रखी है आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ में, या आपने कोई बीए कर रखी है ज्योग्राफी और एक सब्जेक्ट हिस्ट्री के साथ में। लेकिन यहां पे कोई जरूरी नहीं है वही सब्जेक्ट हो, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट और भी ऐड हुए, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी टाइप के सब्जेक्ट। यहां पे जो 6 सब्जेक्ट और कौन से अपडेट हुए हैं और कौन से लिए जा सकते हैं, वो हमारी वेबसाइट पे उसका जिक्र है। लेकिन इनमें से एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, सारी लिस्ट दी है, एक सब्जेक्ट आपको लेना है, और उसका एक पेपर होगा कितने नंबर का, 200 नंबर का। जो किताबें हैं वो कौन सी पढ़ सकते हैं, किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए अगर आप सेल्फ तैयारी करना चाहते हैं, सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं। कई क्या है कि कोचिंग लाइन नहीं लेना चाहते, या कईयों को भड़का दिया जाता है कि कोचिंग की जरूरत नहीं है, और वो भड़काता कौन है, वो लोग भड़काते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कोचिंग ली होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान होता है बोलना कि कोचिंग की जरूरत नहीं, जबकि एक्चुअल में कोचिंग बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है, आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट बचा सकती है, आपका टाइम बचा सकती है, आपके पैसे भी बचा सकती है। क्यों, वरना भटकने का जो कॉस्ट होती है ना, वो बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है। लेकिन फिर भी कोई करना चाहता है तो मैं आप उसको बता रहा हूं किताबें कौन कौन सी वो रेफर कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड किताबें सभी को रेफर कर लेनी चाहिए। ज्योग्राफी 10 से लेकर 12वीं क्लास की एनसीईआरटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन, वर्ल्ड ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, ये वाला पोर्शन है वो ज्योग्राफी का है। हिस्ट्री है आर.एस. शर्मा, एंशियंट इंडिया की, मिडिवल की सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, ये वाली चीजें आप पढ़ सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया, NIOS गवर्नमेंट वेबसाइट आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए 9वीं 10वीं में तो ज्यादा होती नहीं, 11वीं 12वीं एनसीईआरटी देख सकते हैं। संजीव वर्मा, रमेश सिंह, इकोनॉमिक सर्वे बजट, ये जरूरी है। इंडियन पॉलिटी 6 से लेकर 12वीं, एम लक्ष्मीकांत, DD बसु या PRS, ये देख सकते हैं जो एनसीईआरटी की। ये एम लक्ष्मीकांत काफी पॉपुलर किताब भी है। जनरल साइंस, एक चीज मैंने नोट किया है, कई बार बच्चे क्या होते हैं कि ये स्टिक हो जाते हैं, जैसे कि मैंने एम लक्ष्मीकांत कर रखी है, 10 बार कर रखी है, और ऐसे बच्चों के कई बार क्या होता है, 100 नंबर का टेस्ट होता है पॉलिटी का, तो 10 नंबर भी नहीं आते, 10 बार रिवीजन करने के बाद 10 नंबर नहीं आते। तो कहने का मतलब यह है कि नॉलेज सिर्फ आपको स्कोर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ज्ञान आपको कोई जरूरी नहीं है स्कोर प्रोड्यूस कर दे। आपने एमसीक्यू कितने किया, कितना समझा है। आप इस चीज को ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे 10वीं क्लास थी, कुछ बच्चों के 90+ भी स्कोर आता था, और कई बच्चों के 20% भी नहीं आ पाते थे, फेल हो जाते थे। दोनों में क्या फर्क था, टीचर सेम, किताबें सेम, रूम सेम, पंखे सेम, बेंच सेम। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि ये लोग गंभीर होते थे और ये लोग गंभीर नहीं होते थे। हो सकता है ये भी इतनी 5-7 घंटे ये पढ़ रहे हो, 5-7 घंटे ये पढ़ रहे हो, या हो सकता है 8-10 घंटे ये पढ़ रहे हो, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा। ऐसे ही आप कुछ भी पढ़ें, डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है अलग अलग टेक्निक के जरिए से, और मेहनत के जरिए से, और जज्बे के साथ में। तो सिर्फ ज्ञान का रखना और स्कोर कर देना 2 अलग अलग चीजें हो जाएगी। ये पहले मैं आपको अलर्ट कर देता हूं। एनसीईआरटी टिल 10th क्लास एंड सिलेक्टिव टिल 12वीं क्लास। साइंस एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है पीसीएस के एग्जाम में, HCS हो, RS हो, या फिर यूपी PCS हो, क्योंकि यहां पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और ये थोड़ा परेशान कर सकते हैं। SSC रेलवे के क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं MCQ फॉर्मेट, और ये उम्मीद की जाती है कि आपको 10वीं तक की साइंस है और टिप्स पे हो जानी चाहिए, और कुछ सिलेक्टिव टॉपिक जो +2 तक के होते हैं अप्लाइड साइंस वाले, वो हो जानी चाहिए। उसके बाद आपको MCQ बहुत ज्यादा मदद करेंगे। CSET में कोई भी आप किताब पढ़ सकते हैं, RS अग्रवाल टाइप
मैथमेटिक्स की, ऐसे को एडवांस मैथमेटिक्स के एसएससी की पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर जो एसएससी और रेलवे के क्वेश्चन होते हैं वो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ऐसे रीजनिंग की कोई किताब एसएससी की आप देख सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप कॉम्प्रिहेंशन, ये वाली जो चीजें है ना, सीसेट के 2011 से सीसेट स्टार्ट हुआ था यूपीएससी में, वो सारे कॉम्प्रिहेंशन कर लें, सारे रीजनिंग कर लें, आप सारे मैथ कर लें, तो आपका 100% अच्छा कवर हो जाएगा। वही बात क्लियर होगा या नहीं क्लियर होगा तो फिर वही सिचुएशन आ जाती है कि कई बच्चे 80% भी स्कोर कर देंगे यही चीज पढ़कर, और कुछ बच्चों के 10% भी नहीं आएंगे वही चीज पढ़कर। तो कितनी एबिलिटी के साथ में पढ़ रहा है, कितनी मेहनत की है, कितना रिटेन किया है, कितनी कैचिंग पावर है, कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन इस एग्जाम के लिए, सीसेट के लिए प्रैक्टिस ज्यादा करना और प्रीवियस ईयर जो सीसेट के हैं वो करना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकता है। अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, आप अपनी कॉस्ट बचाना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? आपको हम बहुत ही अच्छा कोर्स डिजाइन करके दे रहे हैं, जिससे कि आपको पूरा शेड्यूल, डे वाइज प्लानिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है, डे वाइज प्लानिंग, आपको पता चले कि मुझे आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, मेरा सिलेबस रूटीन में कवर हो। वरना तो आपने किताब उठा ली, फिर एक किताब और उठा ली, किताबें इधर उधर करते रहेंगे, 50 किताबें इकट्ठी कर ली, हुआ कुछ नहीं। हर टॉपिक का वीडियो बार बार आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, पीडीएफ, ई बुक हर टॉपिक की, जिससे कि आप रिवीजन करने में मदद करें। अगर किसी के पास टाइम कम है, वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपका एचएस आईएएस का लेवल है तो हर बात का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये तो इतना, क्योंकि 10वीं तक की तो चीजें हैं, अगर वही चीजें आपको 50 बार देखनी पड़ रही है तो क्वेश्चन मार्क ये भी होगा कि क्या क्वेश्चन पेपर समझ में आएगा, फिर मेंस क्वालिफाई होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपके लिए, मैसेज ये है कि सिलेबस को फास्ट कवरेज, रिवीजन के साथ कवरेज, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू वाली चीजें, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट, उसकी तरफ बढ़ना है आपको, न कि एक चीज पे स्टक हो जाना, एक छोटी सी बात पे स्टक हो जाना, 1 महीना लगा दिया उस पर, सिलेबस कवर नहीं होगा आपका। इस कोर्स में हम एमसीक्यू प्रोवाइड किया गया है, पीडीएफ किया गया है, सॉल्यूशन किया गया है। मैसेज क्या आपके लिए? मैसेज ये है कि जब आपके पास डे वाइज प्लानिंग दे दी गई है और आपको 3 से 4 महीने में कोर्स खत्म करना है, तो आप उसको सीरियसली फॉलो कीजिए और उसके बाद उसके साथ साथ रिवीजन कीजिए। अगर आपने कोर्स को वैसे कंप्लीट कर लिया तो मॉक टेस्ट दोगे, कोई स्कोर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं किया। तो रिवीजन करना, इसके साथ में 20,000 एमसीक्यू और दिए जाते हैं मॉक टेस्ट के अलावा। मान लो ये किया आपने, क्या जीएस का कवर किया, मॉक टेस्ट क्या है, एमसीक्यू 20,000 एमसीक्यू जीएस से रिलेटेड बहुत ज्यादा मदद करेंगे। इसके बाद में 71 टेस्ट, जिसमें 50 टेस्ट है, ये अलावा है, प्लस में ये प्लस में ये यूनिट टेस्ट होते हैं ना, ये अलग है। यूनिट टेस्ट 20,000 एमसीक्यू, 71 टेस्ट, जिसमें 50 प्रीलिम से रिलेटेड, 21 है मेन से रिलेटेड टेस्ट है। ये 50 टेस्ट का मतलब हुआ कि एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 5,000 क्वेश्चन यहाँ पे हुए, 20,000 क्वेश्चन यहाँ पे हुए, यूनिट टेस्ट हर चैप्टर के पीछे, और साथ में ये आपको मेंस के ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में अवेलेबल है। इसका मतलब क्या होगा? आपकी एक कॉस्ट बचेगी, आपका टाइम बचेगा, आपको राइट कंटेंट एक जगह पे अवेलेबल होगा, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, आपका टाइम खराब नहीं होगा और रिजल्ट की तरफ आप बढ़ेंगे। अभी इसकी फीस है वो है 12,500, 25,000 रुपये फीस है। कभी बढ़ सकती है, कल भी बढ़ सकती है, परसों में बढ़ सकती है, मतलब ये डिस्काउंट बंद हो सकती है। तो 25,000 मानकर चलिए इसकी कॉस्ट। अगर आप फाइनेंशियली वीक है तो फटाफट आप ले लीजिए कोर्स, क्योंकि वैसे आप देखोगे तो बहुत सस्ता पड़ रहा है। इसमें प्रीलिम्स भी कवर है, मेंस भी कवर है, इंटरव्यू भी कवर है। मेंस का मतलब कि हिंदी, इंग्लिश, जीएस, इसके अलावा 4 ऑप्शनल कराते हैं। अगर उसमें से करना चाहते हैं तो कवर है, वरना नहीं कवर है। ऑप्शनल में क्या, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ज्योग्राफी, अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसमें कवर है। हिंदी, इंग्लिश और जीएस, उसकी इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज। तो इसका मतलब अगर आप देखें तो बहुत ही किफायती कोर्स है, क्योंकि इसमें दुनिया भर की टेस्ट हैं, 20,000 एमसीक्यू हैं, हर चीज का वीडियो है, हर टॉपिक पे वीडियो है, शेड्यूल है, सर्विस है, गाइडेंस है, और आखिर मंजिल तक, आपके इंटरव्यू तक आपके साथ में है। शेड्यूल कैसे मिलेगा? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो ये 19 तारीख है, ये 20 तारीख है, 20 जनवरी, 21 जनवरी है, ये 22 जनवरी है, इस तरह से करके आपको शेड्यूल मिलेगा।
ये ऑलरेडी वीडियो सारे रिकॉर्डेड है, जिससे कि आपका टाइम खराब ना हो और आप 2 गुना 3 गुना स्पीड से भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। पहले तो ये कैसे होगा, पीडीएफ है मान लो इसका, फिर उसके बाद वीडियो है, फिर उसके ऊपर टेस्ट है, जिससे कि आप पता चले कि आपको समझ में आया भी या नहीं आया है। टेस्ट का सॉल्यूशन है, टेस्ट का भी वीडियो है। तो यहां पे एक चीज आपको नजर आएगी कि एक दिन में 3 से लगभग 3.5 से 4 घंटे की क्लास आप देख सकते हैं। सुबह अपडेट हो जाती है ये, और आप दिन में जब चाहे आपको टाइम मिले, अगर आप वर्किंग है रात को भी देख सकते हैं। आमतौर पे आजकल रात का रिवाज ज्यादा चल रहा है, कोई 2 बजे तक पढ़ता है, कोई 3 बजे तक पढ़ता है। बार बार आप रिवीजन कर सकते हैं, बार बार आप वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो 3 से 4 सब्जेक्ट और 3 से 4 घंटे अगर आप डेली लगाते हैं तो आपको अगले 3-4 महीने में मेजॉरिटी चीजें कवर हो जाएगी। और जहां तक ऑप्शनल का सवाल है तो लगभग 5-6-7 महीने के आसपास समय लगता है, वो कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आप, क्योंकि ये जो वीडियो टाइम खराब नहीं करते, जैसे आपने देखा कई बार यूट्यूब पे लाइव चलते ये कमेंट मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग 15 मिनट तो उसमें लगा देते हैं। फ्रंटियर या आईएएस या पिनेकल की कभी वीडियो में टाइम खराब नहीं होता, टू द पॉइंट फटाफट चलते हैं, जिससे कि जो हमें वही ज्वाइन करें जो सिलेक्शन लेना चाहता है। जो टाइम खराब करना चाहता है वो कृपया दूर रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसे लोगों पे हम भी अपना टाइम खराब करें। विचार मिलने जरूरी है। हर कोचिंग का अपना एक पर्सपेक्टिव है। हमारा पर्सपेक्टिव है कि बच्चों का टाइम खराब ना हो, रेलेवेंट कंटेंट मिले, कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट मिले, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिले, उनकी सपोर्ट कर पाए, और वो लोग जिनका ठीक ठाक लेवल है वो हमें ज्वाइन करें। अगर बहुत कमजोर है तो आपको देखना है कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि साइंस भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, ये हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है। अगर आप 3-4 महीने में कोई चीज कवर करना चाहते हैं, मैथ भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ रहे हैं, फिर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हरियाणा, आर्ट एंड कल्चर, साइंस टेक या मिसलेनियस, तो काफी चीजें पढ़ रहे हैं। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 15 दिन में लगभग 15 दिन भी नहीं होगा, एक सब्जेक्ट को आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी कंप्लीट करेगा। 20,000 साथ में आपको एमसीक्यू भी करने पड़ेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे ज्वाइन करेंगे? baljeedhaka.com ये हमारी वेबसाइट है, फ्रंटियर आईएएस कोचिंग सेंटर की। वहां पे जाकर ये ऑनलाइन कोर्स है, ये आपको ज्वाइन कर लेना है। 12,000 रुपए 500 फिलहाल इसकी फीस है, जिसमें सब कुछ कवर करवाया जाएगा। आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप सीधा इस पे आएंगे, आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस तरह से बाय कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इन नंबरों पे, ये नंबर है, इन पे फोन कर सकते हैं या ईमेल भी डाल सकते हैं। ये यहाँ पे dhakabaljit@gmail.com ये ईमेल है। तो इससे इस तरह से क्या, राइट साइड में आपको यहाँ पे चैट करने का भी ऑप्शन मिलेगा, लाइव चैट करने का, तो वो भी आप करके टीम से पूछ सकते हैं, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो। ये सारी फैसिलिटी आपको है। और 19 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, डे वाइज शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, इसको आपको फॉलो करना है। जो बच्चा इसको फॉलो करेगा मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी कर पाएगा वो, क्योंकि बहुत बढ़िया कंटेंट, एक जगह पे कंटेंट, सिस्टमेटिक ढंग से कंटेंट, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, वेल रिसर्च कंटेंट, काफी सालों की मेहनत के साथ में डेवलप किया हुआ कंटेंट। आपको कोई अलग से किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी वगैरह सब कुछ इसमें कवरेज है। अलग से कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई एमसीक्यू की बुक लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ इस पे कवर है। बस शर्त है कि आपकी वो होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, मेहनत करने की नीयत होनी चाहिए। ज्यादातर लोगों में नीयत की कमी होती है, मोटिवेशन की कमी होती है। बढ़ना चाहते हैं आईएएस, एचसीएस, लाल बत्ती गाड़ी, और काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, विश्वास कीजिए, अपने ऊपर कीजिए, हमारे ऊपर कीजिए, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही।